स्वागत है फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप लोगों का अपने चैनल स्टार्ट टू बेसिक में। फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे हैं 11th की ज्योग्राफी एनसीईआरटी के माध्यम से। सेकंड चैप्टर पढ़ा जा रहा है। इसके 3 पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऑलरेडी कंप्लीट हो गए हैं। ये सेकंड चैप्टर का 4th पार्ट है, आज लास्ट पार्ट होगा। और इसके पहले हमने अभी जो पार्ट 3 पढ़ाया है उसमें उत्तर भारत के मैदान को कंप्लीट कर लिया गया है और शेष पार्ट को इस वीडियो में हम कंप्लीट कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आप लोगों से सहयोग इतना चाहिए कि कम से कम वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा। तो आइए बिना विलंब के स्टार्ट करते हैं। प्रायद्वीपीय पठार कह रहा फ्रेंड्स, नदियों के मैदान से 150 मीटर ऊंचाई पर ऊपर उठता हुआ प्रायद्वीपीय पठार। अब जो नदियों का जो मैदान है, जैसे उत्तर गंगा का जो मैदान है, उत्तर भारत का मैदान कहें तो एक तरह से क्या 150 मीटर जो ऊंचा एक प्रायद्वीपीय पठार किस आकार का है, तो तिकोने आकार का, इस तरह का। ठीक है, कितना हाइट है? 150 मीटर को हम क्या कहते हैं? प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं। ठीक है, और ये कैसा है? तो कटा है, फटा है, भूखंड है, जिसकी ऊंचाई 600 से कितना है? 900 मीटर है। मतलब 150 मीटर ऊंचाई पर है और सबसे ऊंचा जो है वो कितना है? 600 से लेकर के 900 मीटर है। कह रहा उत्तर पश्चिम में दिल्ली से, ये कहाँ से स्टार्ट होता है? तो उत्तर और पश्चिम में, जैसे ये आपने नॉर्थ कर दिया, साउथ कर दिया, ईस्ट कर दिया और ये वेस्ट हो गया। तो उत्तर पश्चिम ये हो गया, ये इसको बोलेंगे हम लोग उत्तर पश्चिम, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए दिल्ली स्थित है। ठीक है, उत्तर पश्चिम में दिल्ली से लेकर के, और कह रहा है कि कटक अरावली विस्तार, मतलब कटक अरावली विस्तार, अरावली राजस्थान तक जाता है। पूर्व में कह रहा है राजमहल पहाड़ियाँ, पश्चिम में गिर पहाड़ियाँ। गिर कहाँ है? तो गुजरात। दक्षिण पश्चिम में कौन सा है? इलायची, कार्डमम पहाड़ियाँ और प्रायद्वीपीय पठार की सीमाएं निर्धारित करती हैं। इस तरह से कहा जाए तो प्रायद्वीपीय पठार का क्या है? तो बाउंड्री लाइन है। कहाँ से? तो उत्तर पश्चिम में दिल्ली, कटक, दिल्ली हो गया, कटक हो गया, दिल्ली कटक, कटक जो है उड़ीसा में है जो है, और पूर्व में क्या दिखा रहा था? राजमहल की पहाड़ियाँ, और पश्चिम में क्या हो गया? गिर पहाड़ियाँ। और दक्षिण में अभी देखिए, ये पश्चिम से पूर्व का हो गया, पश्चिम में दिल्ली और पूर्व में कटक। ठीक है, उसके बाद से पूर्व में ही दिखा रहा है राजमहल, और पश्चिम में क्या हो गया? गिर पहाड़ियाँ, और दक्षिण में क्या है? इलायची और कार्डमम पहाड़ियाँ क्या है? प्रायद्वीपीय पठार की सीमाएं निर्धारित करती हैं। उत्तर पूर्व में शिलोंग तथा कार्बी एंगलोंग पठार भी इस भूखंड का क्या है? विस्तार है। प्रायद्वीपीय भारत अनेक पठारों से मिलकर बना है। अब देखिए, प्रायद्वीपीय पठार अनेक पठारों से, कौन कौन से पठार? हजारीबाग पठार, पलायू पठार, रांची पठार, मालवा पठार, कोयम्बटूर पठार, कर्नाटक पठार, ये सारे पठारों का मिला जुला स्वरूप क्या है? प्रायद्वीपीय भारत है। ठीक है, यह भारत के प्राचीनतम और स्थिर भूभागों में से एक है। मतलब यह पठार जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत का पठार क्या है? प्राचीनतम है, सबसे पुराना है और स्थिर है। स्थिर का आशय ये है कि इसमें भूकंप, ज्वालामुखी घटनाएं क्या होती हैं? नहीं के बराबर हैं, इसीलिए इसको कहा किया गया है तो स्थिर है। लेकिन अभी तो आप देखते हैं दिल्ली उल्ली में खास करके जो है भूकंप आ ही रहे हैं, क्या कहा जाए। चलिए आगे पढ़ते हैं। सामान्य तौर पर प्रायद्वीप की ऊंचाई पश्चिम से पूर्व की ओर क्या होती है? कम होती चली जाती है। मतलब पश्चिम की तरफ से लेकर के पूर्व की तरफ, यानी ये जो है इधर जो है ज़्यादा ऊंचे हैं और इधर क्या है? कम ऊंचाई है। पश्चिम से पूर्व की तरफ ऊंचाई क्या होती है? कम होती चली जाती है, जिसका प्रमाण यहाँ की नदियों के बहाव की दिशा में से ही पता चलता है। मतलब अगर जिधर बहाव होगा, इसका मतलब कि वह नदियाँ ऊपर से नीचे गिरती हैं, यानी पश्चिम का भाग ऊंचा है और पूर्व का भाग जो है नीचा है। इसीलिए जितनी भी नदियाँ हैं, खासकर नदियाँ पश्चिम से पूर्व की तरफ यानी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। प्रायद्वीपीय पठार के कुछ नदियों के नाम बताइए जो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में गिरती हैं। बता सकते हैं आप? देखिए, महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, गंगा है। अगर गंगा को छोड़ दिया जाए, प्रायद्वीपीय भारत में नहीं आएगी, तो महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियाँ कहाँ गिरती हैं? तो ये बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। और अरब सागर में जो गिरने वाली नदियाँ हैं वो क्या है? नर्मदा है और ताप्ती है।
कह रहा है कुछ स्थलाकृतियों के नाम बताएं जो पूर्व की ओर प्रवाहित नदियों से संबंधित है परंतु पश्चिम दिशा में बहने वाली नदियों से संबंधित नहीं है। इस क्षेत्र की मुख्य प्राकृतिक स्थलाकृतियों में क्या है, तो टार है, ब्लॉक पर्वत है, भ्रंश घाटियाँ हैं, पर्वत स्कंध है, नग्न चट्टान संरचना है, टेकरी है, पहाड़ी श्रृंखलाएं हैं और क्वार्टाजाइट भित्तियाँ शामिल हैं जो प्राकृतिक जल संग्रह के स्थल हैं। इस पठार के पश्चिम और उत्तर पश्चिम भाग में मुख्य रूप से काली मिट्टी में पाई जाती हैं। फ्रेंड्स देखिए, जो जो स्थलाकृतियों का नाम ले रहा है ये आगे कक्षाओं में बृहत रूप से आप लोगों को पढ़ाई जाएंगी। यहाँ पढ़ाने का मतलब कि इसी पे एक टॉपिक चला जाएगा, इसलिए केवल आप लोग नाम याद कर लें कि टार है, ब्लॉक पर्वत है, भ्रंश घाटियाँ हैं, पर्वत स्कंध है, नग्न चट्टानें, टेकरी। अब ये जो है, जो हमारी प्रायद्वीपीय पठार है किससे बना हुआ है, मुख्य रूप से काली मिट्टी से। ठीक है। अब प्रायद्वीपीय पठार का एक भाग ये देख सकते हैं आप। प्रायद्वीपीय पठार के अनेक हिस्से भू उत्थान व निमज्जन भ्रंश तथा विभंग निर्माण प्रक्रिया के अनेक पुनरावर्ती दौर से गुजरे हैं। भीमा भ्रंश का उल्लेख करना आवश्यक है क्योंकि यहाँ बार बार भूकंपीय हलचलें होती रहती हैं। अपनी पुनरावर्ती भूकंपीय क्रियाओं को क्षेत्रीय भिन्नताओं के कारण ही प्रायद्वीपीय पठार पर धरातलीय विविधताएं पाई जाती हैं। इस पठार के उत्तरी पश्चिम भाग में नदी खड्ड और महाखड्ड इसके धरातल को जटिल बनाते हैं। चंबल, भिंड और मुरैना खड्ड इसके उदाहरण हैं। अब वो देखिए, प्रायद्वीपीय पठार को देखिए लक्षणों के आधार पर कितने भागों में बांट दिया है, 3 भागों में। दक्कन का पठार, मध्य उच्च भाग और उत्तरी पूर्वी पठार, ये प्रायद्वीपीय पठार के 3 भाग हैं। दक्कन का पठार, मध्य उच्च भाग और उत्तरी पूर्वी पठार। आइए बारी बारी से इसका अध्ययन करते हैं। दक्कन का पठार, इसके पश्चिम में पश्चिमी घाट, पूर्व में पूर्वी घाट है। दक्कन में क्या है, तो पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट। उत्तर में क्या है, तो सतपुड़ा है, मैकाल और महादेव की पहाड़ियाँ हैं। और पश्चिमी घाट को स्थानीय तौर पर अनेक नामों से जाना जाता है, जैसे महाराष्ट्र में इसको क्या कहते हैं, सह्याद्री, कर्नाटक में, तमिलनाडु में नीलगिरी और केरल में अन्नामलाई और इलायची जो है पहाड़ियाँ हैं। पूर्वी घाट की तुलना में पश्चिमी घाट ऊंचे और अविरत हैं। मतलब पश्चिमी घाट क्या हैं, ऊंचे हैं और अविरत का मतलब कटे फटे नहीं हैं। इनकी औसत ऊंचाई क्या है, तो 1500 मीटर है, जो कि उत्तर से दक्षिण की तरफ बढ़ती चली जाती है। प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी क्या कहते हैं, तो अनाई मुडी कहते हैं। फ्रेंड्स इसकी ऊंचाई क्या है, तो 2695 मीटर है। प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी क्या है, एक ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे, अनाई मुडी। याद कर लीजिए, प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी अनाई मुडी। कितनी हाइट है, 2695 मीटर, जो कहाँ है, तो पश्चिम घाट की अन्नामलाई पहाड़ियों में स्थित है। दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो डोडा बेटा है। ये भी बड़ा एग्जाम में पूछता है, डोडा बेटा। और यह कहाँ है, तो नीलगिरी की पहाड़ियों में है। ये पूछ देता है कि डोडा बेटा कहाँ पाया जाता है, तो नीलगिरी पहाड़ियों में। और सबसे ऊंची चोटी प्रायद्वीपीय पठार की कौन सी है, तो अनाई मुडी है। कितनी है, तो 2695 मीटर। ज़्यादातर प्रायद्वीपीय नदियों की उत्पत्ति पश्चिमी घाट से है। पूर्वी घाट अविरत नहीं है और महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियाँ द्वारा अपर्दित है, मतलब कटा फटा है। ये नदियाँ जो हैं, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी क्या हैं, पूर्वी तट को काट छांट दी हैं। यहाँ की कुछ मुख्य श्रेणियाँ जाबादी पहाड़ियाँ, पालकोंडा श्रेणी, नल्ला माला पहाड़ियाँ और महेंद्र की पहाड़ियाँ हैं। पूर्वी और पश्चिमी घाट नीलगिरी पहाड़ियों में आपस में मिलते हैं। पूर्वी और पश्चिमी घाट कहाँ मिलते हैं, तो नीलगिरी के पहाड़ियों में आपस में मिलते हैं। जैसे मान लीजिए ये पूर्वी हो गया, ये पश्चिमी हो गया, ये दोनों जहाँ आके मिलते हैं उसी को क्या कहते हैं, नीलगिरी के पहाड़ियाँ कहते हैं। ठीक है। अब अभी हमने पढ़ा कि 3 भाग हम पढ़ रहे हैं प्रायद्वीपीय पठार के। तो दूसरा क्या है, मध्य उच्च भाग। तो पश्चिम में अरावली पर्वत इसकी सीमा बनाते हैं। दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत उच्छिष्ट पठार की श्रेणियों से बना है, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, 600 से 900 मीटर है। ये दक्कन पठार की उत्तरी सीमा बनाते हैं। ये अवशिष्ट पर्वतों के उत्कृष्ट उदाहरण हैं, जो कि काफ़ी हद तक अपर्दित हैं और इनकी श्रृंखला टूटी हुई है। प्रायद्वीपीय पठार के इस भाग का विस्तार जैसलमेर तक है, जहाँ यह अनुदैर्घ्य रेत के टिब्बों और चापाकार रतीले टिब्बों से ढके हैं। अपने भूगर्भीय इतिहास में यह क्षेत्र कायांतरित प्रक्रियाओं से गुजर चुका है। कायांतरित चट्टानों जैसे क्या है, संगमरमर, स्लेट और नाइस की उपस्थिति इसका प्रमाण है। समुद्र तल से मध्य उच्च भूभाग की ऊंचाई कितनी है, तो 700 से 1000 मीटर के बीच है। उत्तर तथा उत्तर पूर्व दिशा में इसकी ऊंचाई कम होती चली जाती है। यमुना की अधिकतर सहायक नदियाँ विंध्याचल और कैमूर श्रेणी से निकलती हैं।
बनास चंबल की एकमात्र मुख्य सहायक नदी है जो पश्चिम में अरावली से निकलती है। मध्य उच्च भूभाग का पूर्वी विस्तार राजमहल की पहाड़ियों तक है, जिसके दक्षिणी स्थिति में छोटा नागपुर पठार का खनिज पदार्थों का भंडार है। तो इस तरह से ये मध्य जो है मध्य उच्च भाग को हमने देखा। अब उत्तर पूर्व पठार देख लीजिए, इसका तीसरा भाग जो है कह रहा वास्तव में यह प्रायद्वीपीय पठार का ही एक विस्तारित भाग है। यह माना जाता है कि हिमालय उत्पत्ति के समय इंडियन प्लेट के उत्तर पूर्व दिशा में खसकने के कारण राजमहल की पहाड़ियाँ और मेघालय के पठार के बीच क्या हो गया, भ्रंश घाटी बनने से यह अलग हो गया। जैसे आप ये मैप देखें, ऐसे ये जो ऐसे बनता है, तो ये जो अपना मेघालय का क्षेत्र है और यहाँ पे क्या है, भ्रंश घाटी बहती है। तो इधर जो क्या है, ये राजमहल की पहाड़ियाँ हैं और बीच में ये भ्रंश बहने की वजह से ये जो मेघालय का पठार क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। उसी की बात कर रहा है। बाद में यह नदी द्वारा जमा किए गए जलोढ़ द्वारा क्या हुआ, पाट दिया गया और आज मेघालय और कार्बी आंगलांग पठार इसी कारण से मुख्य प्रायद्वीपीय पठार से क्या हैं, अलग थलग हैं। इसमें आवास करने वाली जनजातियों के नाम के आधार पर मेघालय पठार को कितने भागों में बांट दिया गया है, 3 भागों में। कौन कौन से, देखो, गारो पहाड़ियाँ, खासी पहाड़ियाँ और जयंतिया पहाड़ियाँ। ये तीनों जो हैं जनजातियाँ हैं जिनके नाम पर गारो जनजाति, खासी जनजाति और जयंतिया जनजाति के नाम पर तीनों पहाड़ियों का नाम पड़ गया। असम की कार्बी आंगलांग पहाड़ियाँ भी इसी का विस्तार हैं। छोटा नागपुर के पठार की तरह मेघालय के पठार भी क्या हैं, तो लोहा, कोयला, सिलीमेनाइट, चूने के पत्थर और यूरेनियम जैसे खनिज पदार्थों का भंडार है। यहाँ भी देखिए, मतलब जो है ये सारे जो है खनिज पाए जाते हैं। कह रहा है कि इस क्षेत्र में अधिकतर वर्षा दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है। वर्षा किससे होती है, तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। परिणाम स्वरूप मेघालय का पठार एक अति अपर्दित भूतल है। चेरापूंजी नग्न चट्टानों से ढका स्थल है। यहाँ वनस्पति लगभग नहीं के बराबर है। यहीं पे जो है मौसिनराम है, जहाँ जो है सबसे ज़्यादा वर्षा जो है होती है। अब मरुस्थल को देख लेते हैं, भारतीय मरुस्थल। तो विशाल भारतीय मरुस्थल अरावली पहाड़ियों से उत्तर पूर्व में स्थित है। किधर है, तो उत्तर और पूर्व में स्थित है। यह उबड़ खाबड़ भूतल है जिस पर बहुत से अंधेरे, रतीले टीले और बरखान पाए जाते हैं। यहाँ पर वार्षिक वर्षा 150 मिलीमीटर से कम होती है और परिणाम स्वरूप यह एक शुष्क और वनस्पति रहित क्षेत्र है। इन्हीं स्थलाकृति गुणों के कारण इसे क्या कहते हैं, मरुस्थली के नाम से जाना जाता है। अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, मतलब वह क्या है, तो जो शुष्क हो और वनस्पति से क्या हो, रहित हो, यानी बिना वनस्पति के हो, उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम मरुस्थल कहते हैं। यह माना जाता है कि मेसोजोइक काल में यह क्षेत्र क्या था, समुद्र का एक हिस्सा था। मेसोजोइक काल में क्या था, यहाँ समुद्र था जो आज जो है नहीं है, लुप्त हो गया। भारतीय मरुस्थल का देख सकते हैं, ये बालू के टिपों के प्रकार को पहचान सकते हैं, जिसमें आपको आगे जब वायु के जो है कार्यों में वायु के अपर्दन और निक्षेपण कार्य पढ़ेंगे तो बहुत सारी स्थलाकृतियाँ वायु संबंधित पढ़ा जाएगा। आकल में स्थित काष्ठ जीवाश्म पार्क में उपलब्ध प्रमाणों तथा जैसलमेर के निकट ब्रह्मसर के आसपास समुद्री निक्षेप से होती हैं। अब जो अभी मेसोजोइक में बताया है उसी के बारे में कह रहे हैं कि काष्ठ जीवाश्म की आयु लगभग क्या होती है, तो 18 करोड़ वर्ष आकी गई है। यद्यपि इस क्षेत्र की भूगर्भिक चट्टान संरचना प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है, तथापि अत्यंत शुष्क दशाओं के कारण इसकी धरातलीय आकृतियाँ क्या हैं, तो भौतिक अपक्षय और पवन क्रियाओं द्वारा निर्मित हैं। यहाँ की प्रमुख स्थलाकृतियों में क्या क्या है, जैसे पवन द्वारा जो निर्मित स्थलाकृतियाँ उसमें क्या हैं, तो रेतीले टीले हैं, छत्रक चट्टानें हैं, मरुद्वान हैं। ढाल के आधार पर मरुस्थल को कितने भागों में बांटा गया है, तो 2, सिंध की ओर ढाल वाला और दूसरा उत्तरी भाग की कच्छ के रण की ओर ढाल वाला। अब देखिए मरुस्थल को भी 2 भाग कर दिए हैं। सिंध की तरफ जो है, यानी सिंध प्रांत की तरफ जो ढाल है पाकिस्तान साइड में, उधर की तरफ, और कच्छ के रण यानी गुजरात की तरफ के ढाल वाले को दक्षिणी भाग। यहाँ के अधिकतर नदियाँ क्या हैं, अल्पकालिक हैं, मतलब कम समय के लिए ही बहती हैं। एक तरह से कहें तो बरसाती नदियाँ हैं। मरुस्थल के दक्षिणी भाग में बहने वाली नदी कौन सी है, लूनी नदी। इसके पे भी बहुत आप लोग फोकस करिए। लूनी नदी हमेशा पूछा हुआ है कि जो है मरुस्थल में बहने वाली कौन सी नदी है, या राजस्थान में बहने वाली कौन सी नदी है जो है समुद्र तक नहीं पहुंच पाती है और मरुस्थल में ही लुप्त हो जाती है, तो कौन सी है, लूनी नदी है, याद रखिए।
अल्प वृष्टि और बहुत अधिक वाष्पीकरण की वजह से इस प्रदेश में हमेशा जल का क्या रहता है, घाटा रहता है। कुछ नदियाँ तो थोड़ी दूरी तय करने के बाद ही मरुस्थल में लुप्त हो जाती हैं। यह अंतःस्थलीय अपवाह का उदाहरण है। इसी को क्या कहते हैं, अंतःस्थलीय कहते हैं। जो नदियाँ मरुस्थल में ही लुप्त हो जाएं, समुद्र में नहीं मिल पाती हैं, उनको अंतःस्थलीय अपवाह कहते हैं। जहाँ नदियाँ झील या पलाया में मिल जाती हैं, इन पलाया झीलों का जल क्या हो जाता है, खारा होता है, जिसमें क्या बनाया जाता है, नमक बनाया जाता है। तटीय मैदान देख लीजिए, आप पहले ही पढ़ चुके हैं। भारत की तटरेखा क्या है, बहुत लंबी है। कितनी है, 7516 है फ्रेंड्स किलोमीटर। स्थिति और सक्रिय भूआकृतिक प्रक्रियाओं के आधार पर तटीय मैदानों को भी कितने भागों में बांट दिए हैं, तो 2 भागों में बांट दिए हैं, पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान। अब पश्चिमी तटीय मैदान क्या है, जलमग्न तटीय मैदानों के उदाहरण है। ऐसा विश्वास है कि पौराणिक शहर द्वारिका जो है, जो किसी समय पश्चिमी तट पर मुख्य भूमि पर स्थित था, अब पानी में डूबा हुआ है। जलमग्न होने के कारण पश्चिमी, वही द्वारिका जहाँ कृष्ण जी अपना द्वारिका भवन बनवाए हुए थे, उसी का चर्चा हो रहा है कि कभी यह तट पे था, जो आज क्या है, डूब गया है, अब पानी में डूबा हुआ है। जलमग्न होने के कारण पश्चिमी तटीय मैदान एक संकीर्ण पट्टी मात्र है और पत्तनों में बंदरगाहों विकास के लिए प्राकृतिक परिस्थितियाँ प्रदान करता है। यहाँ पर स्थित प्राकृतिक बंदरगाहों में कौन कौन सा है, तो प्राकृतिक जो बंदरगाह हैं, देखिए पूछ लेता है अप्राकृतिक और प्राकृतिक बंदरगाह। तो प्राकृतिक बंदरगाह मतलब जो प्रकृति द्वारा बनाया, कौन कौन सा है, कांडला, मझगांव, JLN नवास, सेवा, मार्मोगोवा, मंगलोर, कोचीन शामिल हैं। ये कौन से बंदरगाह हैं, तो प्राकृतिक बंदरगाह हैं। और किस पर हैं, तो पश्चिमी तट पर हैं। ठीक है, उत्तर में गुजरात तट से दक्षिण में केरल तट तक फैली तटीय मैदान को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जा सकता है। गुजरात से लेकर के और केरल तक जो पश्चिमी तटीय भाग है, उसको भी कितने भागों में बांट दे रहे हैं, आइए देखते हैं। गुजरात का कच्छ और कठियावाड़ा तट को महाराष्ट्र का कोंकण तट और गोवा तट, कर्नाटक तथा केरल के क्रमशः मालाबार तट, ये पश्चिमी तट मैदान में संकीर्ण है। मतलब मालाबार तट, कोंकण तट और कठियावाड़ तट। तो गुजरात का कच्छ से लेकर महाराष्ट्र तक को क्या कहते हैं, और महाराष्ट्र से गोवा तक को कोंकण तट, और गोवा से कर्नाटक तथा केरल तक क्या है, तो मालाबार तट है। पश्चिमी तटीय मैदान मध्य में संकीर्ण है, परंतु उत्तर और दक्षिण में क्या है, चौड़े हैं। इस तटीय मैदान में बहने वाली नदियाँ डेल्टा नहीं बनाती हैं। ध्यान रखिएगा, पश्चिमी तट पर जो भी नदियाँ गिरती हैं वो डेल्टा नहीं बनाती हैं। कौन सी डेल्टा नदियाँ बनाती हैं, पूर्वी तट पर बहने वाली नदियाँ क्या करती हैं, डेल्टा बनाती हैं। मालाबार तट की विशेष स्थलाकृति क्या है, तो कयाल है। ठीक है, कयाल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, बैक वाटर्स कहते हैं, जिसे मछली पकड़ने और अंतःस्थलीय नौकायन के लिए प्रयोग किया जाता है। बैक वाटर का मतलब होता है फ्रेंड्स, जैसे ये समुद्र ये एरिया है, ठीक है, और इसका जल जब यहाँ पे आ जाता है और स्टोर हो जाता है, फिर ये जल इसमें जा कर के नहीं मिल पाता है, तो इस जल के साथ में क्या हो जाता है, बहुत सी मछलियाँ आकर के रुक जाती हैं, और ये जो है पर्यटकों के लिए जो है आकर्षण का केंद्र बन जाता है, और नौकायन के लिए भी मछली भी लोग पकड़ते हैं। अब देखिए, केरल में हर वर्ष प्रसिद्ध नेहरू ट्रॉफी बलाम काली नौका दौड़ का आयोजन पुन्नमादा कयाल में किया जाता है। इसी तरह से जो केरल में नेहरू ट्रॉफी होता है, किस चीज़ के लिए, नौका दौड़ है, और उस नौका दौड़ को क्या कहते हैं, बलाम काली कहते हैं, और इसका आयोजन कहाँ होता है, तो पुन्नमादा कयाल में किया जाता है। कयाल को याद रखिए, बैक वाटर्स कहते हैं। 26 दिसंबर 2004 को अंडमान और निकोबार द्वीप पर एक प्राकृतिक आपदा ने कहर ढाया। इस आपदा का नाम बता सकते हैं फ्रेंड्स, इसी को हम सुनामी कहते हैं। ठीक है, जो सुनामी आया था इसी की वजह से आया था। पश्चिमी तटीय मैदान की तुलना में पूर्वी तटीय मैदान चौड़ा और उभरे हुए तट का उदाहरण है। पूर्व की ओर बहने वाली बंगाल खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ जो है लंबे चौड़े डेल्टा बनाती हैं। इसमें महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदी का डेल्टा शामिल है। उभरा तट होने के कारण यहाँ पत्तन और पोताश्रय क्या है, कम है। यहाँ पर महाद्वीपीय शेल्फ की चौड़ाई 500 किलोमीटर है, जिसके कारण यहाँ पत्तनों और पोताश्रयों का विकास मुश्किल है। पूर्वी तट के कुछ प्रमुख पत्तनों के कह रहे हैं, नाम बताइए आप। द्वीप समूह देख लीजिए, बस ये लास्ट चल रहा है फ्रेंड्स, 5 मिनट और लेगा समय आप लोगों का। भारत में 2 द्वीप समूह कौन कौन से थे, एक बंगाल की खाड़ी में, दूसरा कौन सा, अरब सागर। बंगाल की खाड़ी के द्वीप को क्या कहते हैं फ्रेंड्स,
तो उसी को हम लोग अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहते हैं। इसमें क्या है तो 572 द्वीप हैं। बंगाल की खाड़ी में कितने हैं 572 द्वीप हैं। ये द्वीप जो है दे रहा है 6 अंश उत्तर से 14 अंश उत्तर और 92 अंश पूर्व से 94 अंश पूर्व के स्थित हैं। ये इसका अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार दे रहा है। बड़ा इम्पोर्टेंट देखिए, बंगाल खाड़ी में 572 द्वीप हैं और 6 अंश उत्तर से 14 अंश उत्तर और 92 अंश पूर्व से 94 अंश पूर्व के बीच स्थित हैं। रीची द्वीप समूह और लवरिंथ द्वीप यहाँ के 2 प्रमुख द्वीप हैं। अब एग्ज़ाम में बहुत लोग नहीं सुने होंगे कि ये रीची द्वीप कहाँ से आ गया भैया और लवरिंथ द्वीप कहाँ से आ गया। जी हाँ, ये दोनों द्वीप समूह कहाँ है तो बंगाल की खाड़ी में है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी के द्वीपों को 2 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। एक को जो है उत्तरी अंडमान और दूसरा क्या है दक्षिणी निकोबार। अंडमान निकोबार जो है ये 2 द्वीप की श्रेणियां हैं। एक क्या है उत्तरी अंडमान है, दूसरा क्या है दक्षिणी निकोबार है। ये द्वीप समूह जलमग्न पर्वतों का क्या है हिस्सा है, यानी कहीं न कहीं जो हिमालय पर्वत उत्तर से दक्षिण दिशा में झुका हुआ है उसी का उभरा हुआ ये भाग है। कौन सा उत्तरी अंडमान और दक्षिणी निकोबार। और रीची द्वीप समूह और लवरिंथ द्वीप। कुछ छोटे द्वीपों की उत्पत्ति ज्वालामुखी से भी जुड़ी है, जैसे बैरन है आइलैंड नामक भारत का एकमात्र क्या है जीवांत जो है ज्वालामुखी। अब बैरन जो ज्वालामुखी है ये कहाँ है, ये जो आपका बंगाल की खाड़ी में ही है और यह ज्वालामुखी से उद्गार से निकलने वाला एक आइलैंड बन गया है। लेकिन ये क्या है अभी भी इसको हम क्या कहते हैं, ये सक्रिय ज्वालामुखी के श्रेणी में आता है। निकोबार द्वीप समूह में यह द्वीप असंगठित कंकड़ पत्थर गुलासमों से बना है। अब निकोबार कैसा है तो ये असंगठित जो है कंकड़ पत्थरों से बना हुआ है। कह रहा इस द्वीप की समूह की मुख्य पर्वत चोटियों में क्या है सैंडल चोटी। अब देखिए सबसे ऊंची जो चोटी है उसका नाम क्या है फ्रेंड्स तो सैंडल चोटी। पूछ लेगा सैंडल चोटी कहाँ है तो फ्रेंड्स उत्तरी अंडमान में है और इसकी ऊंचाई कितनी है 738 मीटर है। माउंट डिओबोली मध्य अंडमान में जिसका ऊंचाई कितना है 515। माउंट कोयोब दक्षिणी अंडमान में है 460 मीटर और माउंट थ्विलर ग्रेट निकोबार में है कितना है इसकी ऊंचाई तो 642 मीटर है। तो ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के जो कुछ महत्वपूर्ण चोटियां हैं उनके बारे में जिक्र हुआ है। यह एक द्वीप देख सकते हैं आप। अब पश्चिमी तट के साथ कुछ प्रबाल निक्षेप तथा खूबसूरत पुलिन है। पूर्वी तट आपने पढ़ लिया जिसमें बंगाल की खाड़ी को भी पढ़ लिया आपने। अब कह रहा है पश्चिमी तट के साथ कुछ प्रबाल निक्षेप तथा खूबसूरत पुलिन है। यहाँ स्थित द्वीपों पर संवाहनी वर्षा होती है। यह और भूमध्यरेखीय प्रकार की वनस्पति है। मतलब संवाहनी वर्षा मतलब समझ रहे हैं जो मानसून द्वारा वर्षा होती है संवहन धाराओं द्वारा। और कह रहा है कि भूमध्यरेखीय प्रकार की वनस्पति होती है। मतलब भूमध्यरेखा के आसपास जिस तरह की वनस्पति है भूमध्यरेखा के आसपास बारिश होती है धूप खिलता है फिर बारिश होती है जिससे वनस्पतियों का क्या है बहुत बड़ा एक जाल बना हुआ है। मतलब बहुत ज़्यादा वनस्पतियाँ होती हैं। उसी तरह से पश्चिमी जो है तट के सहारे जो द्वीप समूह हैं उसमें भी इस तरह की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। अब कौन कौन से हैं बताइए। अरब सागर में स्थित द्वीपों में कहाँ है लक्षद्वीप है और कौन सा है मिनिकॉय है। अभी उधर आपने पढ़ा रिकी पढ़ा और उत्तरी अंडमान पढ़ा और दक्षिणी निकोबार पढ़ा। उसी तरह से ये अरब सागर में जो है लक्षद्वीप है मिनिकॉय है। ये द्वीप क्या है तो 80 अंश उत्तर से 12 अंश उत्तर और 71 अंश पूर्व से 74। वहाँ आपने पढ़ा 6 अंश उत्तर से 14 अंश उत्तर और 92 अंश से 94 अंश क्या थे पूरब थे। यहाँ क्या है 80 अंश उत्तर से 12 अंश उत्तर और 71 अंश पूरब से 74 अंश पूर्व के बीच बिखरे हुए हैं। ये केरल तट से कितने दूर हैं तो 280 किलोमीटर से 480 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। पूरा द्वीप समूह किससे बना है तो प्रबाल निक्षेप से बना। प्रबाल क्या है एक जो है मूंगे की चट्टान जो आप कहते हैं मूंगा है उससे ये बना हुआ। यहाँ पे कितने द्वीप हैं तो 36 द्वीप हैं। यानी अरब सागर में 36 द्वीप हैं और बंगाल की खाड़ी में कितने हैं 572। याद रखिए आप लोग। अब जो 36 हैं उसमें केवल 11 पर ही क्या है मानव आवास करता है। मिनिकॉय सबसे बड़ा द्वीप है जिसका क्षेत्रफल कितना है
तो 453 वर्ग किलोमीटर है। मेनिकाय सबसे बड़ा है जिसका क्षेत्रफल कितना है 453 वर्ग किलोमीटर। पूरा द्वीप समूह क्या है 10 डिग्री चैनल को 2 भागों में बांटता है। पूरा द्वीप समूह 10 डिग्री चैनल द्वारा 2 भागों में बांटा गया है। उत्तर में अमिनी द्वीप और दक्षिण में कनानोरे द्वीप। इस द्वीप समूह पर तूफान निर्मित क्या है पुलिन है, जिस पर अबद्ध गठिकाएँ सिंगिल गोलाश्म तथा गोलाश्म पूर्वी समुद्र तट पर पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से चैप्टर ये आज का समाप्त हुआ। आइए अभ्यास के कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं। कह रहा है कि करेवा भू आकृति कहाँ पाई जाती है, तभी आपने ऊपर पढ़ा। करेवा कहाँ पाई जाती है फ्रेंड्स, तो हिमाचल, ये आप पढ़ सकते हैं, हिमाचल उत्तराखंड में जो है करेवा पाई जाती है। ठीक है, नहीं हमसे मिस्टेक हो रहा है फ्रेंड्स, कश्मीर हिमालय है क्या इसमें, उत्तरी पूर्वी हिमालय, पूर्वी हिमालय, एक बार देख लीजिएगा आप लोग इसको। निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकताक झील है, तो ये तो मणिपुर हो जाएगा। अंडमान और निकोबार को कौन सा जल क्षेत्र अलग करता है, तो देखिए अंडमान और निकोबार का जो है 10 डिग्री चैनल जो है ये अलग करता है। ठीक है, मन्नार की खाड़ी, अंडमान सागर ये दिया है। डोडा बेटा चोटी निम्नलिखित में से कौन सी प्राणी श्रृंखला में है, तो अभी आपने पढ़ा नीलगिरी। ठीक है, डोडा बेटा नीलगिरी है जो क्या है दूसरी चोटी है। तो फ्रेंड्स इस तरह से ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। आशा है कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को ज़रूरतमंदों को शेयर, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। इसके साथ ही मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।